एक ही दिन में हथनीकुंड डैम से 3.5 लाख क्यूसेक वाटर को छोड़ा गया, जिसके कारण एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के मिसमैनेजमेंट के कारण दिल्ली में पिछले 50 सालों में 10 बार खतरनाक बाढ़ और 14 बार दिल्ली के पास सालों पुराना इनसफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके कारण हर साल हैवी रेनफॉल होते ही हालात इतने खराब हो गए कि आर्मी को बुलाना पड़ा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए 3 दिन 3 रातें घर की छत पर बितानी पड़ी। दिल्ली की सबसे बड़ी लेक जहां बाढ़ का सारा पानी जमा होता था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन सब ने मिलकर उसे एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी, जिसका एरिया अंडमान निकोबार से 6 गुना ज्यादा कम है, जो देश की कैपिटल है और जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे कि बेस्ट हॉस्पिटल्स, होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्टेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज है। लेकिन मॉनसून आते ही इसकी सारी रियलिटी सामने आ जाती है। सड़कों में व्हीकल्स नहीं, बारिश का पानी भरा होता है और घरों में लोग नहीं, बाढ़ का पानी मिलता है। हैवी रेनफॉल होते ही एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और सीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज या तो छुट्टियों पे चली जाती है या फिर अपना फेवरेट गेम ब्लेम गेम खेलना शुरू करती है। ऑन एन एवरेज कांग्रेस ने दिल्ली पर 20 साल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल 153 दिन और बीजेपी ने 5 साल शासन करा और सारी सरकारों ने दिल्ली को पेरिस बनाने का दावा करा, लेकिन किसी भी सरकार ने फ्लड मैनेजमेंट पे कोई भी काम नहीं करा, जिसके कारण पिछले 50 सालों में दिल्ली में 10 बार खतरनाक बाढ़ आ चुकी है। फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन और हाइड्रो पावर की जिम्मेदारी पूरे भारत में सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि सीडब्ल्यूसी की होती है। इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखना, आगे भी इस्तेमाल करूंगा। सीडब्ल्यूसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिवर मैनेजमेंट और वाटर प्रोजेक्ट्स को टैकल करती है और जहां कहीं भी एक्सट्रीम फ्लड कंडीशंस होती हैं, वहां रेड बुलेटिन को जारी करा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सीडब्ल्यूसी हर घंटे की अपडेट गवर्नमेंट एजेंसीज को देती है ताकि बाढ़ के खतरे को कम करा जा सके और हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को मिलाकर दिल्ली में टोटल 11 एजेंसीज है और ये सब के सब मिलकर भी यमुना के पानी को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके कारण पिछले 33 सालों में 14 बार यमुना डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुकी है। अगर यमुना के पानी का लेवल 204 मीटर से 205 मीटर के बीच में है तो इसे वार्निंग लेवल कहा जाता है, 205 से 206 मीटर के बीच में है तो इसे डेंजर लेवल कहा जाता है और 206 मीटर से ऊपर है तो इसे बाढ़ की कंडीशन समझी जाती है। और ऐसी कंडीशन में लो लाइंग एरिया जैसे कि मुखर्जी नगर, चादरा, वजीराबाद, अलीपुर जैसे एरियो से लोगों को सेफली निकालने का प्रोसीजर शुरू करा जाता है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1960 से लेके आज तक दिल्ली में 5 बार यमुना का लेवल 207 से ऊपर जा चुका है। सबसे पहले 1978, उसके बाद 2010, 2013, 2023 और आज 2025। 6 सितंबर 1978 को जब यमुना का लेवल 207.77 था, उस समय दिल्ली में सबसे भयंकर बाढ़ आई थी। यमुना ने आधी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया था, घरों की 1 मंजिल तक पानी में डूब गई थी और लोग 3 दिन और 3 रातों तक छतों पर रहने के लिए मजबूर थे। टेलीफोन लाइन ठप पड़ गई थी, जिसके कारण 50% दिल्ली में कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था। मुखर्जी नगर से लेके सराय खाले का तक, उत्तम नगर से लेके विष्णु गार्डन तक हर जगह पानी ही पानी था। इन शॉर्ट पूरी नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली पर यमुना ने अपना कब्जा कर लिया था। ओवरऑल 2.5 लाख से ज्यादा लोग उस समय पे घर से बेघर हुए थे। आर्मी की मदद से सरकार ने किसी तरह से सिचुएशन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोई मेजर स्टेप नहीं लिए, जिसके कारण जुलाई 2023 में यमुना फिर से दिल्ली की सड़कों में वापस आती है और इस बार यमुना का लेवल आज तक का हाईएस्ट 208.66 मीटर था। एज ए रिजल्ट 40,000 लोग घर से बेघर होते हैं, स्कूल कॉलेज को बंद करा जाता है, जिसके कारण दिल्ली को करोड़ों का घाटा होता है। और लेकिन इस बार भी कोई भी सरकार कोई मेजर स्टेप नहीं लेती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब इसे एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं और मीडिया अपनी पूरी ताकत के साथ सारा का सारा ब्लेम हैवी रेनफॉल और हथनीकुंड डैम पर डाल देती है। यमुना ओवरफ्लो क्यों करती है, हर पार्टी को इसका रूट कोज पता है, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक इस रूट कोज पे कोई काम नहीं किया। इन रूट कोज को समझने से पहले आपको दिल्ली की हिस्ट्री समझनी होगी। 1912 में जब ब्रिटिशर ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया तो इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडवर्ड को दी गई। एडवर्ड को पता था कि यमुना दिल्ली में हर साल बाढ़ का कारण बन सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 2,38,000 थी और यमुना के आसपास के 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। किसी भी नदी के आसपास के एरिया को फ्लड प्लेन कहा जाता है और ये एक नेचुरल रिजर्वोयर की तरह काम करता है और किसी भी नदी के पानी को कंट्रोल करता है। यह नदी के कुछ पानी को स्टोर करता है और कुछ को फैला देता है, जिसके कारण नदी के पानी की स्पीड और पोटेंशियल दोनों कम हो जाती है और बाढ़ आने का खतरा टल
बदल जाता है। आजादी के बाद पहली बार 1960 में पार्लियामेंट में दिल्ली को फ्लड फ्री बनाने की चर्चा करी गई और 1962 में यानी कि 1962 में एक मास्टर प्लान तैयार करा गया। इसके अकॉर्डिंग यमुना नदी के आसपास के 100 स्क्वायर किलोमीटर जो पहले 150 स्क्वायर किलोमीटर था, उस एरिया को जीरो जोन घोषित कर दिया गया। मतलब ना तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग हो सकती है, ना फ्लाईओवर, ना कोई रोड और ना ही मेट्रो प्लान। मतलब वहाँ किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। लेकिन आज डीडीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% एरिया पे इलीगली और लीगली शादरा, वजीराबाद, अलीपुर, बाबरपुर और नागलोई जैसी सैकड़ों कॉलोनियां बसा दी गई है। मतलब जहाँ पर जीरो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, हजारों लाखों पेड़ होने चाहिए थे, वहाँ इलीगली 15,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स, कई सौ किलोमीटर लंबे कंक्रीट रोड्स, फ्लाईओवर्स और मेट्रो पिलर्स बना दिए गए। जो पेड़ जमीन को होने चाहिए थे, उन्हें मेट्रो पिलर्स पर लगा के उसे डेवलपमेंट का नाम दे दिया गया। किसी अननेसेसरी डेवलपमेंट और एनक्रोचमेंट के कारण दिल्ली हर साल एक पेंसिल जितनी लंबी नीचे रास्ते चली जा रही है। अगर इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। बात सिर्फ एनक्रोचमेंट और अननेसेसरी डेवलपमेंट पर आकर खत्म नहीं होती। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम तो इससे भी ज्यादा खतरनाक। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 49 इयर्स पुराना है। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख थी और आज दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। यह इनसफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीमीटर रेन को ही झेल सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण दिल्ली में जब हैवी रेनफॉल होता है तो कुछ ही घंटों में 50 से 100 मिलीमीटर तक रेन हो जाती है। रिजल्ट, नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पे हर जगह बस पानी ही पानी होता है। इस इनसफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने छोटे नाले, बड़े नाले, गटर और अंडरग्राउंड पाइप्स का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया, जिसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को दी गई। एमसीडी को गली की नालियां, छोटे नाले और कॉलोनी के एरिया को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई। पीडब्ल्यूडी को बड़े नाले, फ्लाईओवर्स और मेन रोड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई और दिल्ली जल बोर्ड को पूरी दिल्ली के सीवर लाइन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई। और वहीं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को यमुना के किनारों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई। जो काम टाइम टू टाइम होना था वो सालों में 2 या 1 बार होता है, वो भी एनजीटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। जुलाई 2025 में एनजीटी ने आर्या नगर पोंड को साफ करने का ऑर्डर दिया और एमसीडी कमिश्नर ने 1 महीने के बाद सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करी है, लेकिन पोंड को साफ नहीं करवाया। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड ने कोई नेसेसरी स्टेप नहीं लिए। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तो हद ही कर दी। यमुना के किनारों पे जहाँ पे जीरो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, वहाँ हजारों बिल्डिंग्स बन गई और इन्हें पता तक नहीं लगा। 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बचे हुए फ्लड प्लेन एरिया में से 36% एरिया को दिल्ली सरकार 2041 तक डेवलप करने वाली है। मतलब सरकार आज भी अर्बनाइजेशन के बारे में सोच रही है, फ्लड मैनेजमेंट के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसका रिजल्ट अनबियरेबल होने वाला है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दिल्ली पानी में डूब जाएगी और मीडिया इसे एक्ट ऑफ गॉड कह के पूरे देश को शांत करवा देगी। माना कि हैवी रेनफॉल होना एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन इसे मेंटेन करना ही डेवलपमेंट है। हरियाणा सरकार ने यमुना के वाटर को कंट्रोल करने के लिए 1873 यानी कि 1873 में ताजेवाला डैम बनाया और जब ये डैम पुराना हो गया तो 2002 में हथनीकुंड डैम को बनाया गया। इसका मतलब जब तक यमुना हरियाणा में है तो इसे कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन जैसे ही यमुना दिल्ली में एंट्री करती है तो दिल्ली सरकार के पास यमुना को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा डैम नहीं है। दिल्ली सरकार के पास बस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए वजीराबाद डैम, वाटर को रेगुलेट करने के लिए इंद्रप्रस्थ डैम और आगरा कैनाल को भी रेगुलेट करने के लिए ओखला डैम है। मतलब साफ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से हथनीकुंड डैम पे डिपेंड करती है। हथनीकुंड डैम की मैक्सिमम कैपेसिटी 3 लाख क्यूसेक वाटर को स्टोर करने की है और मानसून के टाइम पर यमुना में 8 से 10 लाख क्यूसेक वाटर आ जाता है, जिसके कारण डैम के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर डैम कोलैप्स कर गया तो पूरी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा भी डूब जाएगा। इसलिए मजबूरन हरियाणा सरकार को हथनीकुंड डैम के गेट खोलने पड़ते हैं। हथनीकुंड डैम से यूजली 50,000 क्यूसेक वाटर को छोड़ा जाता है, लेकिन 2023 में 4 दिनों तक लगातार 1 लाख क्यूसेक वाटर को छोड़ा गया और 5वें दिन 3.5 लाख क्यूसेक वाटर को छोड़ा गया, जिसके कारण 2023 में दिल्ली में यमुना का लेवल हाईएस्ट 208.66 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली सरकार के पास इस पानी को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई बड़ी लेक है, ना तालाब है, ना झील है और ना ही कोई आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है। नजफगढ़ झील जो दिल्ली की सबसे बड़ी नेचुरल रिजर्वोयर थी, उसे भी एनक्रोचमेंट और डेवलपमेंट के चलते हुए जड़ से खत्म कर दिया गया। अर्बनाइजेशन के नाम पे नैनी लेक, ओस्कास लेक और संजय लेक के एरिया को भी छोटा कर दिया गया। इन शॉर्ट, दिल्ली सरकार के पास यमुना के पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई बैकअप स्टोरेज नहीं है। रिजल्ट, हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी हरियाणा को तो बचा लेता है, लेकिन दिल्ली डूब जाती है। और अगर इस डूबती दिल्ली को बचाना है तो ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट करना होगा, वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना होगा, स्ट्रिक्ट लैंड प्लानिंग करनी होगी ताकि फ्लड प्लेन एरिया को फिर से रिस्टोर करा जा सके, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वोयर
बनाने होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट एनक्रोचमेंट को हटाना होगा और सारी एजेंसीज जैसे PWD, MCD, DDA, दिल्ली जल बोर्ड सबको मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली भी कृष्ण नगरी द्वारका की तरह पानी में डूब जाएगी और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा एक दिल्ली हुआ करती थी। जय हिंद, जय भारत।